हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर दिनेश चौधरी और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। दोस्तों, इंट्यूबेशन क्या होता है, इंट्यूबेशन के टाइप्स क्या हैं, इंट्यूबेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इंट्यूबेशन किन कंडीशंस में किया जाता है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले बना रखा है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर जरूर देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें पहले से पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये प्रोसीजर। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन यानी श्वास नली में ईटी ट्यूब को डालने के लिए हमें किन किन चीज़ों या किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत रहती है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉपर साइज़ की ईटी ट्यूब चाहिए। फ्रेंड्स, एडल्ट्स में हम 6 से 8 साइज़ की ईटी ट्यूब यूज़ में लेते हैं। दूसरा इक्विपमेंट जो आप हाथ में देख रहे हैं वह लैरिंजियोस्कोप है। इसमें एक लाइट सोर्स होता है और ब्लेड और हैंडल होता है, तो हमें लैरिंजियोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये एडल्ट, चिल्ड्रन और न्यूबॉर्न के लिए अलग अलग आता है। तीसरी चीज़, हमें एक सिरिंज चाहिए जिससे हम इन्फ्लेट कर सकें बैलून को। नेक्स्ट, हमें एक ग्लव चाहिए प्रॉपर साइज का। हमें एक एडेसिव चाहिए जिससे हम फिक्स कर सकें ईटी ट्यूब को। हमें एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत रहती है जिससे हमें ट्यूब के सही प्लेसमेंट को हम चेक कर सकें। और लास्ट में हमें एक एम्बू बैग चाहिए जिससे हम मैन्युअल रिसक्सिटेशन कर सकें। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इस पर ऑक्सीजन कनेक्ट होती है और इस पॉइंट पर ईटी ट्यूब का आउटर एंड कनेक्ट होता है। डिफ़िकल्ट केसेस में मैगिल्स फॉर्सेप और स्टाइलेट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम ट्यूब को ट्रेकिया तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इंट्यूबेशन का प्रोसीजर देखने से पहले हम 7 P's ऑफ इंट्यूबेशन पर बात कर लेते हैं। यह 7 P's क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। यह 7 P's जो हैं वो एक टाइप की चेकलिस्ट है जो कि इंट्यूबेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प करती है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये 7 P's कौन कौन से हैं। इसे रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन के नाम से भी जाना जाता है। 7 P's में से फर्स्ट P है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना। तो मरीज को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने से पहले जरूरी उपकरण हम तैयार कर लेते हैं, जरूरी मेडिसिन हम तैयार कर लेते हैं, पेशेंट को पोजीशनिंग दे देते हैं और हमारी टीम तैयार कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड P है प्री ऑक्सीजनेशन। मरीज को इंट्यूबेट करने से पहले हमें ऑक्सीजन लगा देना है क्योंकि पहले से मरीज की बॉडी में ऑक्सीजन कम है और हम इंट्यूबेट करेंगे तब तक बॉडी में और भी ऑक्सीजन कम होगी। और साथ ही साथ इंट्यूबेशन प्रोसेस में अगर सिक्रेशन हुए तो हमें सक्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड और भी अधिक बढ़ेगी। तो इसलिए हमें हाइपर ऑक्सीजनेशन या प्री ऑक्सीजनेशन मरीज को करना है। नेक्स्ट P है प्री ट्रीटमेंट। इसमें ब्रोंकोस्पाज्म को कम करने के लिए एट्रोपिन, लिडोकिन या फिर सेडेटिव्स मेडिसिन्स दी जाती है। नेक्स्ट P है पैरालिसिस विद इंडक्शन। इंट्यूबेशन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ सेडेटिव मेडिकेशन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट P है प्रोटेक्शन एंड पोजिशनिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट को ठीक पोजीशन देना यानी कि नेक एक्सटेंड करना और सेलिक्स मैनूवर से एयरवे को प्रोटेक्ट करना शामिल है। नेक्स्ट P है प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, ईटी ट्यूब डालने के बाद ईटी ट्यूब की पोजीशन या प्लेसमेंट सही है इसको चेक करने के लिए इसमें हम कैप्नोग्राफी करते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला और कम टाइम में रिजल्ट देने वाला मेथड है ऑस्कल्टेशन, यानी स्टेथोस्कोप की मदद से हम दोनों फेफड़ों से श्वास ध्वनियाँ सुन लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ट्यूब हमारी सही जगह प्लेस है। नेक्स्ट P है पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट। एक बार ट्यूब प्लेस हो जाने के बाद इसमें ट्यूब का मैनेजमेंट, वेंटिलेशन मैनेजमेंट, ब्रीदिंग मैनेजमेंट और ओवरऑल कंडीशन को मैनेज करना शामिल है। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मरीज को सुपाइन पोजीशन देकर हल्का सा सेडेट करते हैं।
और फिर कुछ देर तक ऑक्सीजन दी जाती है। फिर ग्लव्स पहनकर खुद को मरीज के हेड के पीछे खड़ा होना है ताकि पेशेंट का एयरवे विजिबल हो सके। फिर मरीज के हेड को धीरे से पीछे की ओर टिल्ट किया जाता है ताकि गर्दन और गले को स्ट्रेच करके सीधा किया जा सके, जिससे ट्रेकिया तक सीधा रास्ता बन जाता है। अब मरीज के मुंह में लैरिंजियोस्कोप सावधानीपूर्वक डाला जाता है और एयरवे को विजिबल बनाया जाता है। पिक्चर में दिखाए अनुसार लैरिंजियोस्कोप को मरीज से 45 डिग्री एंगल पर रखना चाहिए और लैरिंजियोस्कोप को लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना चाहिए। जब वोकल कॉर्ड विजिबल हो जाए तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को एपिग्लोटिस के ऊपर से और लैरिंक्स से होते हुए एयरवे को सुरक्षित रखते हुए ट्रेकिया में डालना है। एंडोट्रेकियल ट्यूब को अपनी जगह पर स्थिर बनाए रखने के लिए 10 सीसी सिरिंज से बाहर की ओर दिए इस पोर्ट से एयर फिल कर दी जाती है, जिससे एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर वाले पार्ट के चारों ओर एक गुब्बारा फूल जाता है। यह हवा को बाहर निकलने से भी रोकता है, जिससे इफेक्टिव वेंटिलेशन हो पाता है। अब ट्यूब को आउटर पार्ट पर मुंह के पास एक इलास्टिक बैंडेज से फिक्स कर दी जाती है, जिससे हिलने डुलने पर ट्यूब खींचकर बाहर न आ जाए। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब की करेक्ट प्लेसमेंट जानने के लिए स्टेथोस्कोप से दोनों फेफड़ों की श्वसन ध्वनियाँ सुन ली जाती है। दोनों तरफ बराबर ऑस्कल्टेशन नहीं होता है तो ट्यूब को थोड़ा ऊपर नीचे खींचकर करेक्ट प्लेस किया जाता है। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब को बेन सर्किट से कनेक्ट कर वेंटिलेशन दिया जाता है, या बेन सर्किट के साथ वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैनुअली एम्बू बैग से वेंटिलेशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि इंट्यूबेशन के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की नीड रहती है और इंट्यूबेशन के 7 P's कौन कौन से हैं और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।